नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम टू कॉकरोच जनता पार्टी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इट जस्ट फील्स सो गुड मैन। बहुत टाइम से माहौल बन गया था कि अब आवाज़ नहीं उठा सकते, सवाल नहीं पूछ सकते, पूछो तो एंटी नेशनल तो पाकिस्तानी, बट फाइनली यू आर इन अ स्पेस वेयर पीपल कैन स्पीक अप। इट जस्ट फकिंग फील्स सो रिलीविंग। तो मैं पहन सकता हूँ एक सेकंड के लिए बस? थैंक यू। पकड़ो। एक सेल्फी भी है, सेल्फी भी है, एक सेल्फी भी। हाँ, एक सेल्फी भी। हाँ भाई, पूछो मुझसे, क्या पूछ रहे हो? भाई जो आप काहे के लिए आए हो? मैं तो रिपोर्टिंग करने आया हूँ। आप क्यों? मैं रिपोर्टर बन गया हूँ, मैं रिपोर्टर से सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, मैं यहाँ पे कंटेंट के लिए आया हूँ। अरे तुम खुद तो चढ़ गए, उसको नहीं चढ़ने दे रहे। देखिए आ रहे। ठीक है सर, वो बैठ लेके नहीं। ठीक है, उतर रहा हूँ। अरे सर हटोगे तब तो आऊँगा। अच्छा ये पकड़ लो। सर उनको तो उनको भी उतारो सर। मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, बट जो भी चल रहा है बहुत कूल हो रहा है। आज जवाबदेही मांगने आए हैं ये युवा और आज सवाल करने आए हैं ये जितनी भी मीडिया खड़ी है, कोई दिल पे हाथ रख के कह दे कि ईमानदारी से मोदी से सवाल पूछा जाता है, मोदी के समर्थकों से सवाल पूछा जाता है। कोई कह दे आप क्या सवाल करना? कोई पूछ ले। आप क्या सवाल करना? बिहार में चुनाव हुआ, देश पे 40,000 करोड़ का कर्जा बढ़ गया, कैसे? एक चीज़ आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, जो नेम टैग है मेन चैनल उन्होंने अपने हटा रखे हैं। उन्होंने नाम तो हटा दिया, पर तुम्हारा चेहरा तो इतना फेमस है। अरे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो गोदी मीडिया वाले भी होंगे नहीं? हाँ, गोदी मीडिया है तो आप मुंह पे थोड़ी बोल दोगे, ऐसे थोड़ा आराम से बोलो। गोदी मीडिया इतना बेशर्म हो चुका है कि अब उनको मुंह के ऊपर अगर गाली भी दे दे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गोदी मीडिया इतना बेशरम हो चुका है कि मुंह पे गाली भी दे तो फर्क नहीं, बट रिपोर्टर्स की गलती नहीं है ना, वो तो उनके एंकर बेशरम है थोड़े। रिपब्लिक या जो भी आप कह रहे हो, आज तक किसी के भी एंकर हैं, मैंने तो उनसे उस दिन भी सत्या का आग्रह किया था कि यार ये ठीक है कि आपकी नौकरी है, ये है ना, कभी तो लेकिन ये भी सोचो ना, आप एक पत्रकार हो, कुछ आप ऐसी पत्रकारिता करो ना देश के युवाओं के लिए, देश के लोगों के लिए, ताकि आपको अपने मन में एक प्राउड फील हो, अपने माँ बाप को कह सके कि माँ आज मैं अच्छा काम करके आया। आप अगर एंकर हो, रिपोर्टर हो, तो आप आवाज उठाइए, जैसे रविश कुमार ने उठाई, जैसे प्रसून वाजपेयी जी ने उठाई। हाँ, वो अलग है। उनको तो एंटी नेशनल पाकिस्तानी फंडेड बोल के डिस्क्रेडिट कर दिया ना। जी, आज के यूथ को भी तो इंटरनेशनल कहा जा रहा है। हाँ। पाकिस्तानी कहा जा रहा है, यानी इनके अत्याचार के खिलाफ, इनके अन्याय के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा वो पाकिस्तानी है। एक भी मुझे अभी तो गोदी मीडिया का माइक नहीं देखा है, ना आज तक, ना एबीपी, और कौन से होते हैं, रिपब्लिक जी हैं, और कौन से बचे टीवी ने। मतलब सोचो ऐसा कैसा इन लोगों ने हाथ बताया होगा कि अपना सबसे बेइज्जती वाली बात होती है, और बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ कि जब तुम अपना काम बताने से लोगों को शर्माओ, तुम्हें शर्म आए अपने काम पे। और यहाँ तो इन लोग का वही है कि सोचो इंडियन मीडिया का ऐसा काम है, अपना ही नाम जिसकी ब्रांडिंग होती है करोड़ों में, वो दिखा नहीं पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि पता है पिट जाएंगे। तो पाकिस्तान से कितनी फंडिंग उठाई तुमने? नहीं उठाई सर। तो स्कूल में क्यों पढ़ रहे हो? ऐसे ही सर। ये तुम पाकिस्तान के आधार कार्ड कहाँ है तुम्हारा? निकालो, कहाँ है? ये आए पकड़ गए पाकिस्तानी यहाँ पे। अल्लाह अरे यार, मतलब भाई जहाँ जा रहा हूँ या तो कोई रिपोर्टर है या तो कोई बात करने वाला है। अरे पहचान गए? अरे हेलो पहनाओ। मास्क से जितना मेरे को फ्रीडम मिल रहा है, इतनी बकचोदी करूंगा ना यहाँ पे।
आप गोदी मीडिया हो क्या? गजब एकदम हद चल रहा है। ये देखिए हमारे he is also a YouTuber and he is wearing the mask. सार्थक भाई, यस सर, Look at him. कैसे हो? मजे ले रहा हूँ Bro, बस। काहे गोदी मीडिया बोल रहे हैं हमको? क्या हम तो अरे मजे ले रहे हैं। आप रुको। साला कोई मिल ही नहीं रहा गोदी मीडिया से, मैं तो चाह रहा हूँ। पहले हम कॉकरोच की आलोचना करते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ यूथ पूरा कॉकरोच बन चुका है। क्या ये यूथ कॉकरोच तो बन गया है, सरकार को जगा पाएगा नींद से? जगह पाएगा। इतने पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम सिस्टम खराब हो चुका है, एक के बाद एक गलतियाँ क्यों हो रही है, क्या पता? गलतियाँ तो जी सबसे होती हैं। अच्छा, तो उनको इस्तीफे से दे देना चाहिए था। CBSE के 12th के एग्जाम्स में हम देख रहे हैं लगातार गड़बड़ियाँ सामने आ रही है। युवाओं का, उन बेरोजगारों का, उन लोगों का जिस पर टिप्पणी की गई थी चीफ जस्टिस द्वारा, तो वो जो मेन युवा है वो यूथ कहाँ है? वो यूथ जो अपनी बात कहना चाहता है वो यूथ कहाँ है? व्हाट्सएप चैट पढ़ करके नेशनल टीवी बना दी थी इन लोगों ने। व्हाट्सएप चैट पढ़ करके एक्सक्लूसिव आया हुआ है और ये सवाल पूछ रहे हैं। आयरनी देख रहे हो? गोदी मीडिया मुर्दाबाद। अरे भाई कैसे हो? अचानक से पुलिस वालों से गिर गए भाई, मेरे को तो 2 मिनट के लिए पकड़े जाएंगे क्या? मैं भी नहीं आया, आई बैठिए आप। एक बार एक सेंटेंस और कह देते आप कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लेना। हाँ तो ये तो बात आप मांग लो, मैं क्यों, आप हमारे बेहाफ पे आप भी मांग लो, बोल दो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस जनता पार्टी, धर्मेंद्र का भी होना चाहिए, प्रधान का भी। जी धर्मेंद्र विचार ये लाइन देख रहे हो, कह रहे धर्मेंद्र का भी होना चाहिए, प्रधान का भी होना चाहिए। ये वर्ड प्ले और ये क्रिएटिविटी है। रोल्स, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ना तो जो इस सरकार चल रही है ना तो वो रोल अपना निभा रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, तो निभाएंगे क्या? और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जिनको अपना रोल ही पता नहीं हो, बिना पढ़े लिखे लोग, क्या आप क्या सोचते हो आप एजुकेशन सिस्टम चलाएंगे? आप स्पोक्स पर्सन बनो पार्टी जी। धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा लेना है। इस्तीफा मान के चलो, नहीं दिया इस्तीफा, नहीं दिया तो अगला कदम दूसरा होगा। फिर दूसरा क्या कदम होगा? ये कदम अभी जब दूसरा कदम उठाया जाएगा जब बताया जाएगा। फिर भी बता दीजिए, नहीं, क्योंकि नहीं, हमारे नहीं, देश के मतलब मेरा ही सिक्स सेंस खराब है, हाँ हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले तो पहला मौका दो ना, जब पहला मौका नहीं होगा तो फिर दूसरे की बात करेंगे। जब आपको पहले लगता है मौके में काम हो गया तो जरूरत क्या दूसरे मौके देने? आपको लगता है देश में डेमोक्रेसी खत्म? नहीं, डेमोक्रेसी खत्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप भी भ्रष्टाचारी हो, मैं भी भ्रष्टाचारी। मैं आपको भी लगता है देश में डेमोक्रेसी खत्म? मैं लद्दाख से सद्भावना और प्रेम लेके आया हूँ। यहाँ जो जमा यूथ हैं, युवा हैं, उनके लिए भी और सरकार के लिए भी, और सरकार के अधिकारी और कर्मचारी सभी के लिए सद्भावना के साथ आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे यार लोगों को आराम से चलो यार, धक्का मुक्की मत करो। इट्स एग्जैक्टली 12 o'clock, ठीक है। बहुत टाइम बाद एक ऐसा प्रोटेस्ट है जहाँ पे लोग आ रहे हैं, जहाँ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर मी इट्स ऑलवेज द हाईलाइट कि कम से कम लोग बोलें तो, ठीक है। तुम बीजेपी का नारा लगाओ, चाहे तुम कांग्रेस का नारा तो लगाओ, डर किस बात का है? तो वो जो जब डर कम होता है ना तो एक रिलीफ मिलता है, दैट इज़ द रिलीफ यू कैन फील। कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कवर करने के बाद, क्योंकि यही एक हाईलाइट रहेगी जो आपको आज कल में सुनाई होगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। कहीं 15 लाख करोड़ का स्कैम हुआ है, कहीं पे कोई एनवायरनमेंट पे न्यूज़ निकली है, एक और आगे है जो नोएडा में लगी है जहाँ पे फायर ट्रैक्टर, और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं विच वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो इफ़ यू कैन 20 मिनट और दो इन सारी खबरों के चक्कर में, जो मेन न्यूज़ है जो आप तक पहुँच नहीं पाती क्योंकि अखबार बहुत लोग पढ़ते नहीं है, टीवी मीडिया वो दिखाती नहीं है तुमको, वो सारी न्यूज़ भी है विच विल बी फॉलोड अप इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो वो रुक लेना, पसंद आए चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। आगे चिल है और क्या है, इसके आगे क्या बोला।
हाँ, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पूरा शो, पूरा प्रोटेस्ट, ये सब एक साथ रिकॉर्ड होके, एडिट होके अपलोड भी हो गया। मतलब मुश्किल है, पर सही टीम और सही टूल्स के साथ आसान हो जाता है। अलग अलग चैनल्स के लिए कंटेंट शूट करना एक तरफ और इस सारे कंटेंट को मैनेज करना एक तरफ। इंस्टा, यूट्यूब की एक इन्वेंटरी बनाना, स्क्रिप्ट राइटर्स से डिस्कशन, एडिटर्स से फीडबैक, और फिर इतना काम, भूख लगती है मालिक तो थोड़ा स्पॉन्सर से पनीर की बात। एक काम करने के लिए बहुत अलग अलग काम करने पड़ते हैं और सबको एक जगह मैनेज करना मुश्किल होता है। आप में से जो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप में, वो सब ये बात समझेंगे। बिजनेस शुरू करने से ज्यादा माथापच्ची होती है उसको मैनेज करने में, उसको सीमलेसली रन करने में। इसलिए इतना सब मैनेज करने के लिए आपके पास एक बढ़िया टूल होना चाहिए, लाइक उडू। आपने उडू के बारे में सुना होगा, समझ अभी लो। इट्स अ ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास एक आइडिया अच्छा है, उस आइडिया को एग्जीक्यूशन तक ले जाने में बहुत सारी चीजें होती हैं। वेबसाइट क्रिएशन, टीम मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, फिर प्रोडक्ट चलने लगा तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। और हमारी टीम में सब मैनेज करने के लिए आजकल यूज कर रही है उडू का प्रोजेक्ट ऐप। आप प्रोजेक्ट ऐप में हमारे अलग अलग चैनल्स देख सकते हो, उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टीम्स को उनके टास्क असाइन करो और डेडलाइंस के साथ, वरना कुछ लोग टाइम पे स्क्रिप्ट सबमिट नहीं करते। देख रहे हो, प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट एक साथ हो रहा है दोस्तों। यही काम उडू का है, 4 चीजें एक जगह करने का। प्रोजेक्ट ऐप में जो काम आप कर रहे हो उसकी ट्रैकिंग ऑटोमेट हो जाती है, उसको मैनेज करना, मॉनिटर करना आसान हो जाता है, खासकर मेरे जैसे काम में जहां पर साइमल्टेनियसली बहुत तरीके के कंटेंट और कोलैबोरेशंस हो रहे होते हैं। इनके बिल्ट इन फीचर से आप कोलैब ईमेल्स, अटैचमेंट, मीटिंग्स, कॉल रिमाइंडर्स, कंटेंट शूट टाइम्स, सब कुछ मैनेज हो जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कंटेंट मैनेज करने के लिए और भी एप्स हैं मार्केट में, लेकिन बिजनेस के जो अदर एस्पेक्ट होते हैं जैसे कि इनवॉइसिंग, CRM, अकाउंटिंग, ये सब वहां नहीं हो पाता। उडू में सब कुछ एक साथ हो जाता है। अगर आपको उडू इकोसिस्टम में जाना है, सारे एप्स का फुल एक्सेस चाहिए, तो 1000 रुपए से भी कम, सिर्फ 890 रुपए प्रति माह में आपको सारे एप्स का एक्सेस मिल जाएगा। हाँ भाई, सस्ता होता है, महंगा होता तो मैं थोड़ी चलाता। तो आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी शुरू है, उसको बेटर मैनेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने उडू ऐप का लिंक दे रखा है। आप जाके अपने बिजनेस को इजी और ऑटोमेटेड बना सकते हो। इस हफ्ते दिल्ली NCR से 2 आग लगने की घटनाएं सामने आई। एक घटना हुई 3 तारीख को, जब मालवीय नगर में एक होटल में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 21 लोगों की मौत हो गई। अभी होटल के पास ना एक अस्पताल था, तो ज्यादातर जो होटल में स्टे कर रहे थे उनके कोई परिवारजन अस्पताल में एडमिटेड थे। एक ऐसी फैमिली थी जिनके एक व्यक्ति अस्पताल में एडमिटेड थे। उस फैमिली के 8 लोग जो मिलने आए थे, अस्पताल में रखे हुए थे, 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। एक बार में पूरा वंश खत्म हो गया। जो 21 लोगों की जान गई, उनमें से 12 फॉरेन नेशनल्स थे। कई सारी ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जहां छोटे छोटे बच्चों को लेके माँ बाप खिड़की से बाहर निकल के कूद के अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आग इतनी भीषण थी कि डेथ टोल और भी बड़ा हो सकता था। तो थैंकफुली वहां के कुछ लोकल्स हैं जिन्होंने हेल्प की। एक ये व्यक्ति हैं, इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और खिड़कियों के नीचे अपनी मैट्रेसेस डाल दी, तो कुछ लोगों ने उन मैट्रेसेस पे कूद के अपनी जान बचा ली। कुछ लोगों को जान रिस्क पे डाल के बचाना पड़ा। कई लोग बाहर आते ही साथ बेहोश हो गए, उनको CPR दे के जान बचानी पड़ी। 3rd फ्लोर पे पहुंचा तो लोग दिखा मुझे कि इसको बच सकता है, इसके अंदर जान है, प्रॉपर CPR दिया उनको। अब हालांकि आग का ऑफिशियल रीजन शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, बट है करप्शन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायलेशंस थे। फायर डिपार्टमेंट का NOC नहीं था, रेसिडेंशियल में कमर्शियल प्रॉपर्टी चलाई जा रही थी, 6 रूम्स की परमिशन थी, 25-25 रूम चलाए जा रहे थे। और होटल मालिक से जब पूछताछ की तो उसने बोला कि जिससे हमने बिल्डिंग खरीदी, उसने बोला कि दिल्ली है, यूं ही चलता है। फिलहाल होटल ओनर को डिटेन कर लिया गया है। एंड रिमेंबर दिस फायर डिपार्टमेंट का NOC, एग्जिट प्लान, इमरजेंसी मेजर्स, क्योंकि अगले ही दिन नोएडा की एक हाई राइज अपार्टमेंट में आग लगी। थैंकफुली वहां किसी की जान नहीं गई, पर मजे की बात पता क्या थी? फायर ब्रिगेड जब वहां पे बुलाई गई तो 12वें माले पे आग लगी थी। पानी का थ्रो 6 माले से ऊपर ही नहीं जा रहा था। ये है इमरजेंसी मेजर, इमरजेंसी प्लान। पानी तो पहुंच ही नहीं रहा इनका 6-7 फ्लोर से ऊपर। मतलब ये रूल्स का क्या मजाक बन जाता है। छोटी छोटी क्रैम्ड जगह पे अपने कमर्शियल स्पेस चल रहे हैं, वहां कहीं गलती से आग लग गई तो कोई कैसे निकलेगा? कहीं कहीं तो कोई फायर एग्जिट प्लान होता ही नहीं, बस पतली सी एक सीढ़ी गई होती है। अगर आग लग गई तो निकलने वाले जाने वाले सब वहीं फंस जाएंगे, दब के मर जाएंगे। या तो छत से कूदो, कोई मैट्रेस लगा दे, बच गए, वरना राम भरोसे। फिर दूसरी बात, नोएडा, जहां इतने बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं, बड़े बड़े हाई राइज में करोड़ों के अपार्टमेंट तो खरीद लेते हैं, लेकिन वहां अगर कुछ हो गया तो सोचो, इतना बड़ा इमरजेंसी मेजर है, अथॉरिटी इतनी अनप्लान्ड है कि या तो 24 माले की परमिशन नहीं दो बिल्डर को, या अगर बना दिए ऊंची ऊंची सुपर टेक वाली बिल्डिंगें तो कम से कम वहां आग बुझाने की औकात तो रखो। ऐसी घटनाओं में सबसे दुखद बात यह होती है कि कहीं कोई मर जाए ना ऐसे में, तो उसकी आत्मा को कभी इंसाफ नहीं मिलना, क्योंकि किसकी अकाउंटेबिलिटी लोगे आप? बिल्डर, नगर निगम, प्रशासन, सब ने शॉर्टकट लिए हुए होते हैं।
इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। अच्छा, वो न्यूज बताऊं उसके पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सुन लो, क्योंकि आजकल हमारे देश में बेरोजगारी ऐसी है, तो कई बार क्या होता है कि कोई लोअर लेवल की भी जॉब्स आए ना, जैसे कि चपरासी की या फिर रोड क्लीनर की, तो भी उसके लिए जो हायर क्वालिफिकेशन के लोग होते हैं वो अप्लाई करते हैं। कई बार वो आप न्यूज नहीं सुनते कि अरे वो चपरासी की भर्ती निकली और कितने सारे एमकॉम वालों ने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे सब फिसते हैं, क्योंकि जॉब मार्केट की हालत इतनी खराब होती है कि जिन्होंने एमकॉम की उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन की जॉब नहीं मिलती, तो मजबूरन जो लोअर लेवल की जॉब्स होते हैं वो लेने की कोशिश करते हैं, और जो लोअर लेवल की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं वो जबरदस्ती मात खा जाते हैं। तो इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सरकारी नौकरी जिसमें स्पेसिफिकली कोई क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, जैसे कि मैक्सिमम 10th पास या 12th पास, वहां पे ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले लोग वो पोस्ट क्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मेरिट को किल किया जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन अभी भी एक प्रिविलेज है। कई सारे लोग जो 10th पास या 12th पास करते हैं, उनका मतलब ये नहीं कि उन्हें जानबूझ के आगे की पढ़ाई नहीं करी, क्या पता उनको वो एक्सेस ही ना मिला हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ जॉब्स एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लोगों के लिए ही बनाई जाती हैं, और उनका हक ना मारा जाए, इसलिए उन्हीं तक लिमिटेड रहना चाहिए। ऊपर वालों को ऊपर की जॉब्स दो। सिटीजन बोलते हैं शुड दे ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल सो दैट दे कैन बी एलिजिबल फॉर दीज जॉब्स? नो। So the person with PhD cannot appear for civil services. A graduate cannot apply to be a constable. पढ़ाई नहीं करी, जॉब नहीं मिली, पढ़ाई ज्यादा कर ली, जॉब नहीं मिली। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। So इनमें लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये नहीं है कि पढ़ाई ज्यादा जो कर लेता है उसको पनिश किया है। इसका मतलब ये है कि जो कम पढ़ा लिख रह गया उसकी जॉब को प्रोटेक्ट किया गया है जुडिशरी के द्वारा। उसका सॉल्यूशन इकलौता यही है कि ज्यादा नौकरियां हों। कई बार ऐसा होता है जो मास्टर की होते हैं वो सफाई कर्मचारी की नौकरी ले लेते हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं 50 की, 10-20 हजार रुपए किसी गरीब मजदूर को देते हैं, वो इनके बेहाफ पे जाके सफाई करता है और ये अपना मार्जिन रख लेते हैं। ग्राउंड लेवल पे ऐसे सिस्टम चलता है। किसी ने अगर मास्टर्स की है, उसको अगर एक हाई पे ग्रेड की जॉब मिल रही है, तो क्यों सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई करेगा? अच्छा, आजकल सिर्फ नीट सीबीएसई नहीं है जहां ये रीचेकिंग वाली प्रॉब्लम चल रही है। जो जनगणना हो रही है ना, सेंसस, उसमें भी यही हुआ है। हाँ भाई, हर जगह से फील्डिंग सेट है। द हिंदू की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छपी है जहां पता चला है कि कुछ जगहों पर सेंसस डेटा को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश हुई है। मामला है राजस्थान के डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस का। जनगणना में आप जानते हो, घर घर जाके लोगों से पूछा जाता है कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, नल से पानी आता है, कौन क्या करता है, क्या आपके घर में सिलेंडर है, टॉयलेट बनी है, घर में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, सारा डेटा मांगा जाता है। अब सरकार काफी टाइम से कह रही है कि हमारा देश तो ओपन डेफिकेशन फ्री है, सबके घर में टॉयलेट बन गई है, सबके घर में उज्ज्वला के तहत सिलेंडर पहुंच गया है। लेकिन जब जनगणना वाले पहुंचे तो उन्हें कुछ अलग ही जवाब मिले। रिकॉर्ड में लिखा था कि इस घर में गैस कनेक्शन है, तो पता चला चूल्हे पे खाना बन रहा है। गुप्ता जी के घर में संडास बना था, लेकिन गुप्ता जी सामने नाले पे संडास कर रहे हैं। तो चीजें मैच नहीं हुई। और एक केस तो ऐसा मिला जहां घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, पर वाईफाई कनेक्शन था। मैन गॉट प्रायोरिटीज। बट वाईफाई चल कैसे रहा था बिना बिजली के? गुड क्वेश्चन। जिसको समझना था वो समझ गया। अब ऐसा कैसे हो कि कागज पर तो टॉयलेट है लेकिन घर में नहीं है? घर वाले नाली में इसलिए हग रहे हैं क्योंकि अधिकारियों ने पहले स्कीम पे हगा होगा। एंड नाउ हिंदू की रिपोर्ट में छपा है कि पहले की धांधली पकड़ी ना जाए, तो सीनियर अधिकारियों ने जूनियर से कहा कि हमने लिख रखा है टॉयलेट बनी है और तुम्हें बता रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। सेंसस मैनेजमेंट पोर्टल पर रिकॉर्ड ही बदल दो। ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड पर छोड़कर हर जगह बदल दी गई। बाद में जब अखबार वालों ने अपने रिपोर्टर्स भेजे और ग्राउंड पे जाके तहकीकात की, तब पता चला। और ये एक छोटा सा एग्जांपल है एक बड़े स्कैम का, कि कैसे कई सारे प्रोजेक्ट पेपर पे तो होते हैं पर ग्राउंड पे नहीं होते। गांव शहरों में अस्पताल, लाइब्रेरी, पेपर पे तो बच्चे भी उसमें पढ़ने आ रहे हैं, वहां पे एक लाइब्रेरियन में जिसको सैलरी मिल रही है, और रियलिटी में खंडर होती है जगह वो। और ये मैं पेपर पे लिख के नहीं बोल रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी देख लो। ये यहाँ पे लाइब्रेरी खुली हुई थी और होना ये चाहिए कि इस टाइम पे यहाँ पे सरकारी कुछ किताबें होनी चाहिए। वो यूथ जो कभी नौकरी नहीं ले पाया वो यहाँ पे आके पढ़े। सरकारी नौकरी अगर ही उसके पास ऑप्शन है तो सरकारी नौकरी की तैयारी करे। ये हालत है। ऊपर देखो तुम, ये है सबसे बढ़िया व्यवस्था से दिखाएगी कि छपरा भी आधा छप्पर उड़ गया उसका। एक नया स्कैम पकड़ा गया है 15 लाख करोड़ का। हाँ, 15 लाख करोड़, अलग अलग नहीं है, एक साथ है, एक के बाद एक। हर्षद मेहता इस हफ्ते सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक बड़ा स्कैम पकड़ा है राजेश एक्सपोर्ट का। ये वो कंपनी है जो पिछले कई सालों से अपनी बुक्स में इन्फ्लेटेड रेवेन्यू जो हो रही है उससे ज्यादा कमाई बताकर सालों से अपने शेयर होल्डर्स का काट रहे थे टू द ट्यून ऑफ 15 लाख करोड़। और इतना सोफिस्टिकेटेड मोडस ऑपरेंडी, दरअसल ये क्या थे, ये एक गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनी थी। मतलब ये लोग रॉ में सोना लेते थे और उसको प्रोसेस करके मेल्ट करके बेचा करते थे। ये पैसा कैसा बनाते थे? अपनी प्रोसेसिंग फी से। ये सोना तो 10 ग्राम आया, 10 ग्राम दिया, बस उसको जो प्रोसेस किया उसका पैसा होता था। पर इन्होंने क्या किया, अपनी और अपनी सब्सिडरी कंपनीज का यूज करके सिर्फ प्रोसेसिंग फी नहीं,
पूरी गोल्ड की वैल्यू को साथ में मिला करके अपनी प्रॉफिट बताया। ऐसे समझो टेलर मास्टर ने 500 रुपए का कपड़ा खरीदा, उसमें सिलाई कढ़ाई करी, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और 600 रुपए में उन्होंने उसको जीन्स बनाकर बेच दिया। अब प्रॉफिट जो है वो 100 रुपए का आया। अब कमाई 100 है, लेकिन अगर 600 बताया तो स्कैम हुआ ना। राजेश एक्सपोर्ट्स ने यही किया, कई सालों तक अपनी सब्सिडरी कंपनीज का इस्तेमाल करके कि भैया ये कंपनी है, ये हमारी है, इन्होंने हमें इतने का ऑर्डर दिया, और कुल मिला के जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको अपना प्रॉफिट बता करके अपना रेवेन्यू बढ़ाया और बोला कि देखो हमारी तो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है। इन्वेस्टर पागल हो गए, इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगा दिया, 10 गुना इनका शेयर प्राइस बढ़ गया। यहां पे शेयर प्राइस बढ़ा इनका, एक बबल क्रिएट हुआ, मालिक ने उस बड़े हुए शेयर प्राइस को बेच करके अपना प्रॉफिट कमा लिया और कंपनी में स्कैम चलता गया। अनलेस हाल ही में किसी एक शेयर होल्डर ने सेबी को बोला कि भाई इनका जितना प्रॉफिट दिख रहा है ना उतना है नहीं, इनका कुछ इन्फ्लेटेड नंबर लग रहा है, ये देखो म्यूचुअल फंड वाले भी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और जब सेबी ने इनकी जांच की तो पता चला कि बता रहे हैं कि भाई हमारा 10,000 का प्रॉफिट है। तो उनका कैसे है तुम्हारा 10,000 का प्रॉफिट, तुम्हारा तो 100 का दिख रहा है। नहीं, हमारी जो कंपनी हमने खरीद रखी है ना उसका 9,000 का है। तो ठीक है, वो कंपनी का बताओ, कंपनी का तो 9 रुपए का निकला। ऐसे सालों से पैसों की धांधली हो रही थी, 15 लाख करोड़ का घपला पकड़ा गया है। और ये घपला किसके साथ हुआ, आपके और हमारे साथ, क्योंकि कई सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी जैसे कि LIC, जिसने राजेश एक्सपोर्ट के बहुत हजारों करोड़ों के शेयर्स खरीद रखे थे, और उस हजारों करोड़ों में कुछ चंद सौ हमारे भी थे और ये पकड़े गए। वरना एक क्लासिक एग्जाम्पल है कैसे सब्सिडरी और शेल कंपनीज बताकर, इन्फ्लेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाकर अपनी ही कंपनीज के अंदर पैसा यहां वहां करके, होता कुछ नहीं है, बस वो पेपर्स पे पैसा वैसा यहां वहां हो रहा होता है, असलियत में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा होता है, पर ऐसे ही बबल बनाकर स्कैम किया जाता है। हर्षद मेहता ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अगर आप ये पूरा मोडस ऑपरेंडी समझना चाहो तो बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, रिकमेंडेशन ऑफ द वीक यहीं देता हूं, सोनी लिव पर है, स्कैम 1992, प्रतीक गांधी ने एक्टिंग की है, बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री, जाके देखना। बंगाल की पॉलिटिक्स में एक अलग ही म्यूजिकल चेयर चल रही है। अभी तक आप जानते थे बंगाल में TMC की सरकार है, ममता दीदी की चलती है। पिछले महीने पहली और इस महीने दूसरी धारणा भी टूट गई, ना TMC की सरकार बची ना ममता बनर्जी की पकड़। ऋता बनर्जी लेड TMC के 58 MLA स्पीकर के पास गए और बोले कि भैया हमारी लीडर अब नहीं है। इनफैक्ट जिनका आपने अभी तक नाम नहीं सुना होगा, स्पीकर ने उनको अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बना दिया है। बेसिकली ममता बनर्जी की अपना सरकार रही ना पार्टी। किसी ने सही लिखा, ममता बनर्जी में हरसेल्फ डू अ घर वापसी टू कांग्रेस, हु नोज शी इज अ स्किल्ड पॉलिटिशियन एंड एजुकेटेड वन दैट। बाय द वे, यू डू नॉट नो, ममता बनर्जी एक टाइम पे कांग्रेस में थी, ममता बनर्जी एक टाइम पे बीजेपी के साथ अलायंस में थी। अगर तुम्हें ममता बनर्जी के बारे में ये सब नहीं पता तो उन पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जाके देख लेना। बाय द वे, डज एनीवन हैव द MMS ऑफ ऋता बर्ता? एवरीवन इज टॉकिंग MMS। एक तो ये पॉलिटिशियंस एंड MMS, ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स चुपचाप कर लेते हैं, करप्शन चुपचाप, MMS इन डेकिशन भाई ए सक्सेल हो जाबे। इका का मतलब हो बे, कमेंट में बता बे। आजकल IIT बाबा बहुत फेमस हैं। नहीं, ये वाले नहीं, एक नए वाले आए हुए हैं। हाँ, ये नाम है अभिषेक मिश्रा उर्फ अधिकारता नारायण दास। IIT रुड़की से पास आउट थे, MNC में एक अच्छी लाखों की नौकरी कर रहे थे एंड लाइक मोस्ट IITians इन्होंने भी सोचा नौकरी हो गई, अब मैं स्टार्टअप खोलूंगा, धंधा करूंगा। एंड सबसे प्रॉफिटेबल धंधा कौन सा है आजकल? हाँ, बाबा बन गए और मथुरा जाके बबाई करने लगे। इट डजंट मेक सेंस बट व्हाट ही डिड वोंट ईदर। इन्हीं के एक सन्यासी ने कंप्लेंट की कि इन्होंने मेरा बलात्कार किया है, मेरी वीडियोस बनाई हैं और ब्लैकमेल करके मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे थे। लड़की की कंप्लेंट पर बाबा बगचौदास को अरेस्ट किया गया और बाद में जब इनकी डिटेल सामने आई तो पता चला इनका मोडस ऑपरेंडी था। ये क्या करता था, सक्सेसफुल एम्प्लॉयड वर्किंग वुमेन लिंक्डइन से उनकी आईडी निकालता था, उनसे बोलता था कि मैं तुमको स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाऊंगा। रॉन्ग नंबर। कुछ फंस जाती थी, गंधर्व विवाह कर लेती थी, मतलब घर परिवार वालों से छोड़ के बाबा जी के आश्रम में, बाबा जी के शरण में, और बाबा जी फिर प्रसाद बनाकर उनको लीन कर दिया करते थे। और जब वो लीन हो जाती थी फिर जो करते थे वो आप समझ ही गए होंगे। पहले जो ढोंगी होते थे उनको कहते थे मुंह में राम बगल में छुरी, आजकल मुंह में राम हरकतें आसाराम। लेकिन गलत फंसाया जा रहा है, पुजारी तो आज भी है, ये बस हवस के निकले। मामला सामने आया है, धर्म के नाम पे धंधा चलाया गया था, भोली भाली सन्यासिनों को फंसाया गया था, अभी इन पे केस हो गया है, जेल चले गए हैं, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे, जब इलेक्शन आएंगे तब पैरोल मिलेगी। आफ्टर ऑल इज अ लव चार्जर। अगली न्यूज आती है चेस से। उससे पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, इस टाइम पे इंडिया में बहुत ही अच्छे चेस ग्रैंड मास्टर्स हैं। इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा चेस ग्रैंड मास्टर्स कहीं है हमारे देश में, अर्जुन, गुकेश, प्रज्ञानंद, पर जो वर्ल्ड नंबर पोजीशन है वो है मैग्नस कार्लसन के पास। और मैग्नस कार्लसन को अभी तक एक ही टूर्नामेंट में विश्वनाथ आनंद के अलावा कोई भी 2 बार नहीं हरा पाया है।
until this week. इंडिया चेस प्रोडिजी प्रज्ञानंद ने नॉर्वे में एक ही टूर्नामेंट में मैग्नस को 2 बार हरा दिया। 27 मई को व्हाइट पीसेस से और 3 जून को ब्लैक पीसेस से हराया। Anyway, टूर्नामेंट अपडेट। Praggnanandhaa does the incredible. He wins his 4th game in a row and makes history by winning Norway chess. अगली इंटरेस्टिंग न्यूज सुनो वेस्ट बंगाल से। तो आपको पता होगा, हमने इसी शो में बताया था, बंगाल में लक्ष्मी भंडार करके एक स्कीम चलती थी। टीएमसी सरकार महिलाओं को हर महीने कुछ भत्ता देती थी, उसके लिए एप्लीकेशन दी जाती है। उसमें से एक एप्लीकेशन अब सामने आई है, और वो किन लोगों को किस बेसिस पे दी गई है ये देखो। ये है इसुमात्रा बेबी बीबी बाबू, आई डोंट नो मैन व्हाट इज ही और शी और ही शी दे, क्योंकि नहीं है ये लड़की। आदमी ने औरत बन के ही औरत का हक खा लिया। दिस इज नॉट लक्ष्मी भंडार, दिस इज लक्ष्मण भंडार। अभी भी बिकेम बेबी। एंड दोस्तों, यू नो मैं स्कैम करने के खिलाफ नहीं हूं, बट स्कैम ऐसे करो कि थोड़ा उसमें भी एफर्ट लगाओ। ये क्या है, तुम 3000 रुपए का घपला करने गया था, 30 रुपए की शेव करा लेता, उसके पहले 300 रुपए की साड़ी खरीद लेता, चादर लपेट के फोटो खिंचवा दी तूने। ये अलग ही लेवल का बंदा था। बंदी थी, बंदा बंदी क्या, so beautiful, so elegant, Just looking like a wow. मुझे नहीं पता था इस मीम को मैं दोबारा ऐसे सुनूंगा। गोलमाल माधव, यहाँ वसूली बहन को चूना लगा दिया। ओ चूना लगा दिया। बंगाल इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बंगाल इज नॉट फॉर बिगिनर्स। थैंक यू फॉर प्रमोटिंग माय सीरीज मैन। अगली खबर सुनो, एक्चुअली वीडियो देखो यूपी के मुजफ्फरनगर से। आपने कई बार देखा ना, वो पुलिस के एनकाउंटर में कोई ढेर हो जाता है, उसके पैर पे गोली लग जाती है, फिर पुलिस वाले आते हैं, उसको ऐसे वो लंगड़ा रहा होता है, वो पुलिस वाले कि इसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अभी ऐसे ही एक बदमाश था, बिल्लू सांडा लाइट, तो ये भी ऐसे भाग रहा था, पुलिस ने गोली मारी, ये भाई नीचे आ गया। लेकिन यूपी की घटना है, रौला कम ना होना चाहिए, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। गोली मारी है इसने, कुछ नहीं, ना एम्बुलेंस मांगी है, ना फर्स्ट एड मांगी है, इसने बोला है कि साहब कुछ, तो पुलिस ने बोला चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी विश होती है। पुलिस ने बीड़ी दे दी, बीड़ी बड़ा बदमाश हूँ साहब, गोल्ड फ्लेक तो दो कम से कम। हाँ? तो पुलिस ने बोला कि नहीं नहीं, गोल्ड के लिए तो मोदी जी ने मना किया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गोल्ड फ्लेक महंगी है, मत देना, बोलो बीड़ी से काम चलाए। अरे यार, उसको गोली लग गई, तुम गोल्ड फ्लेक नहीं दे पा रहे उसको। इसको कहते हैं राजा मेंटालिटी। रियल आईडी से अवैध हो जा, राजा ब्लड ग्रुप लेकर पैदा होता है आदमी। अगली न्यूज सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग और आई वुड रादर से एंटरटेनिंग। बिहार के बेगूसराय जिले में 19 तारीख को जानकी देवी का निधन हो गया। अब जब भी किसी का निधन होता है तो हिंदू रीति रिवाजों में एक श्राद्ध होता है, श्राद्ध के बाद तेरही होती है, और तुम तेरही में जब इमेजिन कर रहे हो कि उनकी फोटो लगी है, माला चढ़ी है, पूजा भोज, यही सोचा ना तुमने? पर उनके परिवार वालों ने श्राद्ध भजन कीर्तन की जगह पूरी रात लौंडा नाच का प्रोग्राम करवाया। ये लौंडा है। आपकी भगवान आत्मा को शांति दे। आई एम सो सॉरी। जानकी देवी इज द कूलेस्ट वुमेन एवर। इसमें स्ट्रेंथ क्या है? एक सेकंड, इधर आओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या मतलब? जब हमारे यहाँ किसी का निधन होता है, हाँ? खासकर जब वो मतलब जी चुके हो, कम से कम 60 प्लस हो, हाँ, तो होता है ऐसे डांस वगैरह। तो लौंडा, ये लौंडा नाच, लौंडा नाच, हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब सब बैठे हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, बहुत पहले दिन ही हो जाता है वो। अच्छा, वो पहले दिन, उसके बाद I like it. I like the idea. मरने के बाद इंसान को हैप्पीली अलविदा कहो। मेरा एक दोस्त है, कहता है कि अगर जब मैं मर गया तो आना हो, मेरी चिता से बीड़ी जला के पीना, तेरे में दारू पार्टी होनी चाहिए। ये सब मैं हम लोग ने आपस में सुना था, अब मैं वैलिडेशन मिल गया मुझे इस आइडिया का। भागपुर श्रद्धांजलि लिखा हुआ है, पीछे पीछे पढ़ने दो क्या लिखा है। ओम शांति, जानकी माता का निधन एक युग का अंत है। वे उस आदर्श के प्रतीक थे जिसे हम सब जीवन में पाना चाहते थे। सादगी में आदगी लिखा है। आदगी होता है, सादगी होता है, ये भी उन्होंने कहा कि छोड़ो, नाच पे फोकस करते हैं, पोस्टर तो बनता रहेगा। भाई बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। हम बिहारी हैं, मौत पर मातम का जश्न मनाते हैं। मौत भी थर थर कांपती है भाई। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। आइए ना, ये तो हर जगह आता है यार। बिहार में श्रद्धांजलि बोला था, उसका मतलब ये नहीं कि श्रद्धा और अंजलि नचवा दी तुमने। और तुम्हें लग रहा है कि ये होती है नॉनसेंस न्यूज, तो रुको,
ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आज के बाद तुम्हें कहावत सेम कभी नहीं सुन पाओगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक राम मिलन यादव भाई थे। वो अपने बांस से बहुत परेशान थे तो उन्होंने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। तुम समझ रहे हो क्या किया उसने? कुल्हाड़ी से, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसने तो कट आउट ही कर दिया। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हार्डवेयर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि भाई एक रामलीला ग्रुप चलाता था और गंदे ये ख्यालों से मुक्त होकर पूरा जीवन नाम जप में और ध्यान में लगाना चाहता था। एंड नाउ सी पीपल समटाइम्स कैन नॉट कंट्रोल देयर अर्जेस, बट यहाँ तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि इसकी बड़ी प्रॉब्लम थी या छोटी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब तो नहीं रही ना प्रॉब्लम। टू दोज हु सपोर्ट दिस, वॉक मी थ्रू द प्रोसेस प्लीज। व्हाट? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब ये मूतेगा कैसे? The people who find logic even in these sort of situation are my people. क्योंकि he has a point. This should be dull to all men. ये तुमने लिखा है ना कमेंट? होना चाहिए वैसे। होना तो चाहिए। देखो मेरी टीम में इतने फेमिनिस्ट लोग बैठे हैं ना दोस्तों, तुम लोग मुझे बोलते हो एकलव्य प्रो मैक्स। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई है? एकलव्य के अन्नामलाई तमिलनाडु, इनफैक्ट पूरे साउथ इंडिया में बीजेपी के एक टाइम पे सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। इनफैक्ट बीजेपी ने अपने साउथ इंडिया की कमान और आगे का फ्यूचर अन्नामलाई के नेतृत्व में रख रखा था, लेकिन रिसेंटली इस हफ्ते के अन्नामलाई ने बीजेपी को क्विट कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि वो अपनी अलग से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। फॉर नॉर्थ इंडिया नॉट अ बिग थिंग, फॉर साउथ इंडिया अ वेरी बिग थिंग। के अन्नामलाई, अगर आपको नहीं पता, वहां पे बहुत पॉपुलर लीडर हैं, एक्स आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। वहां के तुम कह लो कि सिंघम और नायक का मिक्स मानते थे लोग इनको। 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी और एक साल के अंदर ही ये पार्टी के स्टेट चीफ बन गए थे। विल ही बी एबल टू पुल ऑफ अ विजय? आई डू नॉट नो। इफ यू आर फ्रॉम तमिलनाडु, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वो कहावत सुनी आपने, हाथ आया पर मुंह ना लगा? वो इस हफ्ते सच हो गई। ये हुआ केरला में, जहां पर 2005 में अब्दुल मजीद ने गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम दिया था। रिजल्ट आया, भाई का सिलेक्शन हो गया। फिर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया, फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर का वेट किया, साल बीतते गए, ये वेट करते चले गए, और फिर जो 2005 में इन्होंने एग्जाम क्लियर किया था उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया 2026 में। क्या? अब सोचो 21 साल बाद अपॉइंटमेंट लेटर आया। कहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर? डिसअपॉइंटमेंट लेटर है। अब मजेदार बात ये हुई कि जब इन्होंने एग्जाम दिया ये 40 कुछ उम्र के थे, लेकिन जब इनका अपॉइंटमेंट लेटर आया तब ये रिटायरमेंट एज क्रॉस कर चुके थे। 61 साल की उम्र में अपॉइंटमेंट लेटर आया इनका। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज्वाइनिंग पार्टी इन फर्स्ट वीक, रिटायरमेंट इन सेकंड। बंदा नौकरी एक्सेप्ट भी कर लेता तो कंफ्यूज हो जाता कि पहले ज्वाइनिंग की पार्टी देना है या रिटायरमेंट की। इट्स द राइट टाइम फॉर योर 2-year-old kid to send his job application. Apply now. Just like RCB won IPL title after 18 years. भाई वो तो फिर भी ये तो उससे भी 3 साल ज्यादा। So will he get salary or pension? He will get frustration. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आई होप आपको प्रोटेस्ट देखकर और बाकी न्यूज देखकर मजा आया होगा। एंड इफ यू लाइक्ड इट देन डू लाइक द वीडियो। इफ यू डिडंट यू कैन डिसलाइक एज वेल। इस हफ्ते बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, कुछ यहाँ पर, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज एंड रिएक्ट चैनल में। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दोस चैनल्स एज वेल। उडू ऐप चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है। और इससे ज्यादा क्या बोलूं, जितना बोला उतना ही तुम सुन लो तो बड़ी बात है। कर दिया लाइक? नहीं किया ना? अगर लाइक नहीं करोगे इस बार तो मैं अपना पेट पीव भी नहीं बोलूंगा। चलो करो प्लीज।